गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो हमारे जीवन में या हमारे जो अध्ययन सामग्री है उसके लिए क्या महत्व रखती है। तो उसके 5 कारण हैं जो लिखा हुआ है। पहला जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए। सबसे पहले समझते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। हम लोग जो है कोई भी चीज का जो है अगर कोई बड़े स्तर पर कोई चीज को समझना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यदि बोले कि हम लोग जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यदि समझना है तो इसके लिए जो है आर्थिक समस्या जो छोटी छोटी आर्थिक समस्या है उसको सबसे पहले जो है समझना बहुत जरूरी है। सब इकाई टाइप में जो है छोटी छोटी जो समस्याएं हैं हमारी उसको जो है समझना बहुत जरूरी है। जब हम छोटे छोटे आर्थिक समस्या को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम संपूर्ण व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए संपूर्ण जो है पूरी जो अर्थव्यवस्था है या उसको समझने के लिए हमें छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों को जो है उनको समझना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए जो है हमें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जो अध्ययन के लिए जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। अब जो है दूसरा कारण आर्थिक समस्या के निर्णय में। मान लीजिए कोई देश में कोई आर्थिक समस्या आ गई तो उसमें मान लीजिए सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है। सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है तो सरकार जो भी निर्णय लेगी वो हमारे जो है व्यक्तिगत जो मांग है वो जनता की जो मांग है पूर्ति है उनको देख कर लेती है। तो सरकार जो भी निर्णय लेती है आर्थिक समस्या यदि आ जाती है तो हमारी जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई या बोल सकते हैं हमारी जो व्यक्तिगत मांग है और व्यक्तिगत जो पूर्ति है इन दोनों को देख कर लेती है। तो आर्थिक समस्या के निर्धारण में भी जो आर्थिक समस्या में भी कोई भी निर्णय लेने के लिए भी जो है हमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। दूसरा है आर्थिक नीति के निर्धारण में। आर्थिक नीति मान लीजिए हम हमारे देश में कोई आर्थिक समस्या आ गई मान लीजिए कोई आर्थिक समस्या आ गई तो उसमें जो है जो कोई मान लीजिए सरकार जो है कोई नीति बनाना चाहती है किसी आर्थिक समस्या पर तो वो जो नीति तैयार करेगी वो जो हमारी इकाई जो छोटी छोटी जो आर्थिक इकाई है आर्थिक समस्या है उसके समस्या को इकाई जो आर्थिक समस्या है उनको देखकर सरकार कोई भी नीति तैयार करती है। तो इसलिए आवश्यक है कि कोई भी आर्थिक नीति के निर्धारण के लिए हमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कोई जो है आर्थिक नीति बड़े स्तर पर तैयार कर सकते हैं। दूसरा है व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में मान लीजिए कि मान लीजिए हमें कोई राजस्व या कर किसी चीज पर लगाना है, कोई राजस्व लगाना है तो इनके निर्धारण के लिए या किसी राजस्व के लिए जो हमको जो राजस्व का जो निर्धारण करना है वो जो हम जो करेंगे किसी व्यक्तिगत जो आर्थिक इकाई है या व्यक्तिगत जो लोग हैं लोगों का जो आर्थिक व्यवहार है उसके व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार या इकाई जो है आर्थिक व्यवहार है उनको देखकर हम राजस्व तैयार करते हैं या राजस्व की नीति तैयार करते हैं। तो इनके लिए भी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है। अब है पांचवा है पूंजीवादी प्रणाली। पूंजीवादी प्रणाली पूंजीवादी जो प्रणाली है हमारे देश जो भारत है उनका जो प्रणाली है वो मिश्रित प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन बहुत सारे देश में पूंजीवादी कार्य प्रणाली भी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो बंधी हुई होती है लोगों के व्यक्तिगत जो आर्थिक व्यवहार है इन सारी चीजों से बंधी हुई होती है। लेकिन पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, ये एक फ्री इकोनॉमिक है या बोल सकते हैं पूंजीवादी जो है एक स्वतंत्र या आजाद अर्थव्यवस्था है। तो इनके निर्धारण में भी जो है हमें आवश्यक होता है कि हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाने। मान लीजिए कि हमें कोई निर्णय इनका जो केंद्रीय समस्या होता है
पूंजीवादी का जो समस्या होता है, केंद्रीय समस्या होता है, वो होता है मांग बल पूर्ति बल, खास करके ये दोनों होते हैं। तो इन दोनों को जो निर्धारण के लिए जो आवश्यक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि हमें जो पर्सनल जो है इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होती है उनको देखना बहुत आवश्यक होता है। तो इनके लिए भी जो हमें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का आवश्यकता होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अध्ययन का जो महत्व है वो सबसे पहले जो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। आर्थिक समस्या के निर्णय के लिए भी जो हमको जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का आवश्यकता पड़ता है, और आर्थिक नीति के निर्धारण में भी पड़ता है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में भी, और पूंजीवादी प्रणाली में भी। तो इन पांचों के लिए जो है हमें जो है हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो हमारे इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र में जो क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है इकोनॉमिक में। अब तो हम अर्थशास्त्र के जो है महत्व को समझ गए। अब जो हमें समझना है वो ये है कि इनकी कुछ सीमाएं हैं, ये पूरी तरह से जो है किसी भी चीज को संतुष्ट नहीं करते, उनके कुछ कारण है, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र हर चीज को ये संतुष्ट नहीं करते, इनके कुछ बॉर्डर्स हैं, कुछ सीमाएं हैं जिससे यह पार नहीं जा पाते। तो आज हम जो उन सीमाओं को जानेंगे। सबसे पहला ये समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन है। इतना तो हम समझ गए, इकाई का अध्ययन। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इकाई आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। इकाई मतलब ये बहुत छोटे स्तर पर, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जो हम इनका अध्ययन करते हैं। ये समग्र अर्थव्यवस्था का जो विश्लेषण नहीं कर पाती, ये जो है पूरी अर्थव्यवस्था समग्र व्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था का विश्लेषण नहीं कर पाती हैं। और ये भी है कि हर जो आर्थिक समस्या है जो बड़ी स्तर पर है उनका जो निर्धारण हम जो है छोटे इकाई स्तर पर लेकर नहीं कर सकते। तो ये भी इनकी सीमाएं कि हर जो आर्थिक व्यवस्था जो आर्थिक समस्या है उनका जो हम उनके समस्या का निदान है हम जो है इकाई आर्थिक व्यवहार को देखकर भी नहीं कर सकते। सबसे पहली इनकी जो सीमाएं हैं ये है कि ये समग्र नहीं है, ये आर्थिक अंश है। ये समग्र नहीं है, ये अंश है, एक छोटी सी इकाई है। ये समग्र नहीं बल्कि अंश है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है कोई भी छोटे स्तर पर हर निर्णय नहीं ले सकते, कि हर निर्णय लेने के लिए, हर बड़े निर्णय लेने के लिए जो है हमें छोटे स्तर को देखना आवश्यक हो, ये आवश्यक नहीं है। तो जो भी बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं, आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो समग्र जो है अंश के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो वहां पर जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं कम कर पाती हैं, इनका जो अध्ययन का महत्व वहां पर नहीं कम कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये समग्र नहीं है बल्कि एक छोटा सा अंश है। कुछ छोटे आर्थिक व्यवहार के लिए ही ये व्यष्टि अर्थशास्त्र लागू होते हैं, समग्र अर्थव्यवस्था के लिए जो है ये लागू नहीं होते हैं। दूसरा है अपर्याप्त विश्लेषण। अपर्याप्त विश्लेषण। अब जो हम समझते हैं अपर्याप्त विश्लेषण को, तो अपर्याप्त विश्लेषण मतलब होता है कि वैसा विश्लेषण जो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो, मतलब आधा अधूरा विश्लेषण जो होता है। तो अपर्याप्त का हम कह सकते हैं आधा अधूरा विश्लेषण। अब हम इनको समझते हैं आधा अधूरा विश्लेषण का क्या मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए। तो आधा अधूरा जो अपर्याप्त जो विश्लेषण है इसका अर्थ है कि जो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, मान लीजिए हम जो है कोई भी जो निर्णय लेते हैं या कोई भी निष्कर्ष निकलता है एक उपभोक्ता के लिए, एक उत्पादक के लिए जो कोई भी निष्कर्ष निकलता है आर्थिक व्यवहार का, तो उन आर्थिक व्यवहार का जो है उन आर्थिक व्यवहार के लिए जो है पूरी तरह से समग्र अर्थव्यवस्था जो जिम्मेदार जो है नहीं होता है।
मतलब जो एक उपभोक्ता के लिए जो कोई भी जो निर्णय निकलता है वो यह आवश्यक नहीं कि वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ही लागू हो, क्योंकि हमारी कुछ चीजें पर्सनल होती हैं और जो है हर पर्सनल चीजें सभी के लिए लागू नहीं हो सकती। तो कुछ जो ऐसे निर्णय होते हैं जो एक उपभोक्ता के लिए जो है जो कुछ एक उपभोक्ता के लिए कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सभी के लिए लागू नहीं किया जा सकता, जो सभी के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो अपर्याप्त विश्लेषण करता है, ये पूरी तरह से विश्लेषित नहीं है, ये पूर्ण विश्लेषण नहीं है। अब हम समझ गए कि ये जो है एक उपभोक्ता के लिए जो कोई भी निर्णय तो वो पूरी सामूहिक जो आर्थिक निर्णय होता है उन पर हम लागू नहीं कर सकते। अब चलते हैं तीसरा समझते हैं। तीसरा है अवास्तविक मान्यता। अवास्तविक मान्यता पर आधारित, अवास्तविक मान्यता पर आधारित जो है। अब समझते हैं अवास्तविक। तो वास्तविक मतलब होता है रियल, मतलब जो असलियत है, असली है। और अव लग गया आगे में तो इसका मतलब है असलियत नहीं, मतलब नकली या काल्पनिक, मतलब कल्पना किया हुआ, इमेजिन किया हुआ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अवास्तविक मान्यता पर कुछ तथ्य जो है आधारित है, जैसे रोजगार। मान लीजिए हम कहते हैं कि इस एक देश है जहां पर जो है पूरी तरह से जो रोजगार है, पूर्ण रोजगार है, कहीं पर जो है पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार है। तो ये एक कल्पना ही की जा सकती है कि उस देश में जो पूर्ण रोजगार है, क्योंकि वहां ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि किसी भी देश में या किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बेरोजगार हो, सब रोजगार हो। तो इसमें जो है पूर्ण रोजगार, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो पूर्ण रोजगार जो है एक कल्पना मानी जाती है कि पूर्ण रोजगार है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रोजगार संभव नहीं है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो एक कल्पना मानकर जो है कुछ सिद्धांतों को जो समझा जाता है कि पूर्ण रोजगार है, वास्तव में जो पूर्ण रोजगार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांतों को समझने के लिए हमें ये कल्पना करती पड़ती है कि रोजगार जो है पूर्ण है। अब है चौथा है मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित, मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित, मुक्त व्यापार। पहला तो हमने समझा कि ये समग्र नहीं बल्कि छोटा सा एक अंश है। दूसरा है कि ये हर चीज का जो है अपर्याप्त विश्लेषण करती, पूरी तरह से ये विश्लेषण नहीं करती। तीसरा, इसमें जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो वास्तविक मान्यता पर आधारित, काल्पनिक मान्यता पर आधारित, जैसे कि रोजगार, पूर्ण रोजगार। चौथा है मुक्त व्यापार पर आधारित या मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि ऐसा व्यापार जिसमें सरकारी हस्तक्षेप ना हो, मतलब कि ऐसा व्यापार जो हर चीज से स्वतंत्र हो। तो हर चीज से स्वतंत्र है, तो हम जानते हैं कि आज का जो समय चल रहा है उसमें जो है हर चीज में सरकार का भूमिका आवश्यक है। बिना सरकार की भूमिका के कोई भी व्यापार शुरू नहीं किया जा सकता। तो मुक्त व्यापार का अर्थ है कि जो हर चीज से स्वतंत्र हो, इसका मतलब है कि सरकारी हस्तक्षेप से भी स्वतंत्र हो। लेकिन ऐसा जो है आज के समय में संभव नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यापार शुरू किया जाए जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो। तो ये जो है मुक्त व्यापार पर आधारित है, लेकिन जो है जिसमें मुक्त व्यापार का अर्थ है जिसमें कि सरकार का हस्तक्षेप भी ना हो। लेकिन आज का जो समय है उसमें जो बिना सरकारी हस्तक्षेप के कोई व्यापार ठीक तरह से नहीं चल सकती। तो इसलिए जो है ये भी जो है एक सीमा है अर्थव्यवस्था की, व्यष्टि अर्थशास्त्र की, कि इसमें जो है मुक्त व्यापार माना जाता है। मुक्त व्यापार के विचार पर जो है इनके सिद्धांतों को समझा जाता है। लेकिन मुक्त व्यापार जो है संभव आज के समय में नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि बिना सरकारी हस्तक्षेप के बहुत सारे ऐसे अधिकांशतः जो है जो व्यापार है वो चलाना संभव नहीं है। हम समझ गए अर्थशास्त्र जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उनकी जो कुछ सीमाएं वो 4 सीमाएं हैं। ये समग्र नहीं बल्कि एक छोटा सा अंश है इनके, और ये जरूरी नहीं कि हम एक छोटे से अंश से पूरी जो है अर्थव्यवस्था को ही समझ लें। दूसरा है अपर्याप्त विश्लेषण, ये हर चीज का जो है
टूटा फूटा जो विश्लेषण करती है, पूरी तरह से किसी भी चीज का विश्लेषण नहीं करती है। तीसरा है कि ये कुछ जो है इसका जो कुछ सिद्धांत है वो काल्पनिक चीज पर आधारित है। और तीसरा जो मुक्त व्यापार के विचार पर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र आधारित है, जो कि बहुत ही कम संभव है। तो अब समझ गए, आज भर के लिए इतना ही।